बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक इंतहाई अहम शख्सियत से फ़ोन पे बात हुई है। मैं असल में जानना चाह रहा था कि ये नवाज़ शरीफ साहब जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये इसकी बॉटम लाइन क्या है। और मतलब ये कि ये वो जो टारगेट उन्होंने अपना सेट किया हुआ है वो किस तरह अचीव करेंगे, ये मुमकिन नहीं है ये मेरे ख़्याल में और मेरा जो ख़्याल है, ज़ाहिर है कि वो एक सहाफ़ी का ख़्याल है और सहाफ़ी और सियासतदान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो सहाफ़ी है वो तो सामने पड़ी हुई चीज़ों को देख के उसका या रूनुमा होने वाले वाक़यात के ऊपर उसका एक तबसरा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या वो बहुत अपने आप को ज़रा वो क्या कहते हैं 30 मार खान समझे तो फिर उस पर वो तज्ज़िया दे सकता है। इससे आगे उसकी औकात नहीं होती। इससे आगे तज्ज़िया जो पॉलिटिकल तज्ज़िया ओरिजिनली जो कर सकता है, जिसके अंदर ये सलाहियत होती है, वो एक पॉलिटिशियन ही होता है। और मेरा जो तबसरा है वो इन हालात में ये है कि नवाज़ शरीफ हो या पीपल्स पार्टी हो, वो जिस लेवल पे पाकिस्तान के अंदर अपना नैरेटिव ले गए हुए हैं, उससे आगे जो है वो एक खाई है। और वो जो खाई है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो जो मुतालबा करते हैं कि यार कि नवाज़ शरीफ तो हमारा टारगेट ही नहीं, यानी कि इमरान खान तो हमारा टारगेट ही नहीं है। हमने बेसिकली जो इमरान खान के जो पीछे हैं, जो उसको लाने वाले हैं, जो वो नाम भी लेते हैं, कभी वो नाम लेने से ज़रा ग्रेस भी कर लेते हैं, लेकिन यानी एक ओपन सीक्रेट हो चुका है इल्ज़ाम की हद तक कि जब वो कहते हैं कि ये सिलेक्टर्स या ये वो इस तरह की बातें करते हैं, तो उसके पीछे वो उनका मकसद क्या होता है, वो किसको टारगेट कर रहे होते हैं। और वो उनको चाहते हैं कि वो अपनी गलती अगर उन सुधारना चाहते हैं, उनका टारगेट है, तो फिर वो अपनी गलती का एतराफ़ करें पब्लिकली और स्टेप डाउन कर जाएं। अब ये काम बड़ा मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है कि पाकिस्तान में तो गारंटर वही होते थे। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने कहा कि जरदारी जज बहाल नहीं कर रहे, तो मैंने तो जज बहाल कराने हैं, मैंने कौम से वादा किया। हालांकि वो वादे कुछ नहीं होते, पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स में सबसे अव्वल जो चीज़ होती है वो अपना पर्पस सर्व करना होता है, वो अपना मफाद होता है। तो उस वक़्त उनका मफाद इसमें था कि जज बहाल हों और उन पर जो पाबंदियाँ लगी हैं, नाअहल करार दिए जा चुके हैं, तो वो एक यही रास्ता है कि वो मतलब मुअत्तल शुदा जज आएँ और वो एक लगज के साथ आएंगे या एक माइंडसेट के साथ आएंगे कि पाकिस्तान में जो 12 अक्टूबर 1999 से आगे जो कुछ हुआ वो गलत था, तो उसको ठीक करना है, और उस गलती के दौरान जो फैसले हुए वो भी गलत थे और ये टारगेट अचीव हुआ। लेकिन बात ये है कि वो तो जुलूस लेके जा रहे थे जरदारी साहब के ख़िलाफ़, और उनका ख्याल था कि जरदारी साहब नहीं चाहते कि जज बहाल हों। अच्छा, वो चाहते थे या नहीं चाहते थे, उसके पीछे कहानी क्या थी, लेकिन ये बात तय है कि गुजरांवाला पहुंचने पर फ़ोन किसका आया था और नवाज शरीफ साहब ने उस पर यकीन कर लिया था, क्योंकि उनके नज़दीक वो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन शख्स है और जो अपनी बात रख सकता है, मनवा सकता है। तो लिहाजा वो जो जुलूस लेके जा रहे थे वो गुजरांवाला से वापस हो गया। तो अब वो जुलूस उन फ़ोन करने वालों के ख़िलाफ़ है, या यूँ कह लें कि अब नवाज शरीफ जो हैं वो जो अपना नैरेटिव लेके निकले हुए हैं, या जो कुछ भी इस वक्त वो तहरीक चला रहे हैं, वो फ़ोन करने वालों के ख़िलाफ़ है। वो जरदारी साहब की जगह पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं है। तो फिर अब उनकी गारंटी कौन देगा? पाकिस्तान में तो उनके ऊपर है ही कोई नहीं। तो ये बेसिक एक जो चीज़ रुकी हुई थी जहन में, जो तंग कर रही थी, वो ये थी। तो वो फिर एक बहुत अहम शख्सियत से मेरी फ़ोन पे बात हुई व्हाट्सएप के ऊपर। अच्छा, वो व्हाट्सएप के ऊपर भी ज़रा थोड़ा सा आप यूँ समझे कि झिझक रहे थे कि उनके ख़्याल में ये भी कोई सेफ़ मीडियम नहीं है, या इस पे भी बात जो है वो बातचीत वो कोई महफूज बातचीत नहीं हो सकती। तो लिहाजा वो खुल के उस तरह से बात नहीं करते जिस तरह आप दू बदू बैठ के अपने जो डिजिटल गैजेट्स हैं उनको साइड पे, ये फ़ोन शोन या लैपटॉप शैपटॉप इस तरह की चीज़ें जो हैं ये साइड पे रख के आप बात करते हैं और फिर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि जब आपको याद होगा कि जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, वो उन्होंने एक बात की थी असम्बली के अंदर कि स्टेट विद इन द स्टेट नहीं चल सकती। तो वो हम सर पकड़ के बैठे हुए थे सारे। मैं उन दिनों इस्लामाबाद में मेरी नौकरी थी, तो हम टाइम लिया वज़ीर आज़म साहब से और मिलने चले गए।
तो वो बातचीत क्या हुई वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, फिर कभी मौका बनेगा तो फिर आपको मैं सारी वो गुजारिश करूंगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब हमने बात करनी शुरू की, मैं और मेरे साथ मेरी एक एंकर थी, हम दोनों गए हुए थे वज़ीर आज़म हाउस के अंदर। तो वज़ीर आज़म साहब ने जब बातें सुनी कि यार ये तो किसी और मूड दे ने, जब हमने उनसे शातें करनी शुरू की, तो उन्होंने कहा कि यार चले ज़रा बाहर वॉक करने चलते हैं। तो जो वज़ीर आज़म हाउस का सब्ज़ाज़ार है, अगर आपने उसकी तस्वीरें भी देखी हों तो वो अच्छा खासा एरिया है, तो हम ना वो बाहर वॉक करने चले गए। तो फिर वो जो वज़ीर आज़म साहब ने सारी बातें की खोल के, दिल खोल के, वो बेसिकली यही थी कि यार कि ये वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, अच्छा वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश थी, थोड़ी सी धूप भी थी कि यार हम किसी दरख्त के भी पास खड़े ना हो, तो हम चलते फिरते ही बात करें। वो खैर वो बातें अभी तक वो इत्तफ़ाक़ ऐसा है कि वो मैंने शेयर नहीं की कभी किसी फोरम के ऊपर, वो भी कभी वक्त आएगा तो ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन फ़िल वक्त ये है कि मैं बात आपसे कर रहा था कि एक अहम शख्सियत से जो मेरी बात हुई, पॉलिटिशियन है, नून लीग से इनका ताल्लुक़ है, और मैंने उनसे कहा कि भाई ने तुसी मतलब एंड की है। तो उन्होंने ना बड़े तरीके से मुझे वो बात समझाने की कोशिश की, कहते यार देखो बात ये है कि पॉलिटिक्स जो है ना वो अमकानात का खेल है। मैंने कहा तो इस जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसमें अमकान तो ये है कि आप का टारगेट अचीव नहीं होगा। आप या तो टारगेट रखें इमरान खान को, हो सकता है कि लोग आपकी बात मान जाएं, जिस तरह वो ग्रैंड डायलॉग के ऊपर आ रहे हैं, आप उस पर भी लिफ्ट नहीं करा रहे। नवाज शरीफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और हार्ड स्टांस मज़ीद से मज़ीद लेते जा रहे हैं, ना सिर्फ नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान। उसकी मिसाल मैंने उनको ये दी कि आज मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी पार्टी के 4 लोगों को फ़ारिग किया है। हाफिज़ हुसैन अहमद कुछ सोच सकता था कि वो फ़ारिग होंगे? मौलाना शेरानी और गुल नसीब और शजाउल मल्क और गुल नसीब साहब का तो पोर्टफोलियो इतना नहीं है बड़ा, लेकिन हाफिज़ हुसैन अहमद को आप फ़ारिग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत ज़्यादा एक आप कह लें कि आप या तो इंतहा पसंद हो गए हैं, और सियासत में तो इंतहा पसंदी नहीं चलती। तो मतलब इरादा क्या है, टारगेट क्या है? और फिर जो है क्या नाम है जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, कल वो कह रहे थे कि मैं मतलब नाम ले देंगा, फिर जो नवाज शरीफ कर रहा है मैं भी वो करूँगा अगर आप मेरे बंदों को मैं कोट एंड कोट, वो कहते हैं कि कुछ कुव्वतें हमारे लोगों पर, पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर दबाव डाल रही हैं कि वो तोड़ फोड़ करना चाहती हैं। तो अगर हमारे लोगों पर ये दबाव डालना कम ना हुआ, इससे पहले उन्होंने जो लाहौर वाला जलसा था कि हमें फ़ोन करना बंद कर दो, ये इशारा था। फ़ोन कौन करता है, फिर नाम किन के नहीं लिए जाते, ये इशारा है। इशारे मैंने कल भी आपको एक, बल्कि आज वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि सियासत में और सहाफ़त में अब जो एक चीज़ कदर मुश्तरक है, जिसमें एक कॉमन चीज़ है, वो है इशारे समझना। तो इशारा तो यही है कि फिर नवाज शरीफ जिनके नाम लेते हैं वही उनको फ़ोन कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो को। तो बिलावल भुट्टो जैसा एक कह लें कि एक सियासतदान का, 2 सियासतदानों का बेटा, यानी वालिद भी सियासतदान, वालदा भी सियासतदान, वज़ीर आज़म, नाना और परनाना वज़ीर आज़म, और सियासत उनके खून में रची बसी है। और सियासतदान तो इस तरह करके धमकियाँ नहीं लगाते, तो वो तो अपना रास्ता निकालते हैं। तो भाई ने केड़ा रास्ता कढ़ने चक्कर दे विच उन्होंने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, ये जो सहाफ़ी हैं ना पाकिस्तान के, उन्होंने कुछ 2-4 के नाम गिनवाए, और ज़ाहिर है कि मैं अदब को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए उन सहाफ़ियों, मेरे सीनियर हैं वो, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा कि यार कि वो तो चाहते हैं कि जनाब के नवाज़ शरीफ हो या मौलाना फजलुर रहमान हो, वो तो जनाब खुद को हमला कर दें। तो ख़ुद को हमला तो हमने नहीं करना। मैं कहा यार ये ख़ुद को हमला तो बज़ाते ख़ुद है आपका जो क्लेम कर रहे हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं, ये तो आप यूँ समझे कि एक केटू पहाड़ को टक्कर मारने वाली बात है। तो कहते नहीं ये नहीं है, ये तुम लोगों को ये तुम्हारे लोगों का बस की खेल नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। मुझे उन्होंने अभी हल्के फुल्के एक अंदाज में बात कही जो मेरे दिल को बहुत लगी। उन्होंने कहा कि यार देखो कि 2-2.5 साल तो इस हुकूमत को गुजर गए हैं, पीछे 2-2.5 साल रह गए। मैं कहा हाँ जी। कहते 2-2.5 साल हम अगर ये वजह बजाते रहें कि यार चोर लुटेरे नाहल ये वो, और 2-2.5 साल में जिनको अभी तक समझ नहीं आई कि उन्होंने करना क्या है, इनको 2-2.5 साल बाद भी समझ नहीं आनी। कोट एंड कोट उन्होंने कहा कि जड़े लाहौर मरासी मक्के भी मरासी, जिनको, यानी ये कहने का मतलब ये है कि जो जिनको 2.5 साल में कुछ समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या करना है, उनको 2.5 साल पे भी समझ नहीं आनी कि उन्होंने क्या करना है। हमारा तो एक टारगेट ये रहेगा कि हम अगला इलेक्शन जहन में रख के इनको जलील करते रहें, इनकी परफॉर्मेंस को लोगों के सामने खोल खोल के बयान करते रहें, और लोगों को इनकी गवर्नेंस से लेके इनकी पॉलिटिकल जो औकात है वो याद दिलाते रहें, तो अपने हक में एक
फ़ज़ा कायम करें, और दूसरी फ़ज़ा हम कायम करें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कि यार कि ये इलेक्शन चोरी करते हैं, यार इनका एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, यार ये आपकी बात नहीं सुनने देते, ये पैसा खा जाते हैं। ये नैरेटिव हम बिल्ड करें और ये पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर काबिज़ हैं, तो अगले इलेक्शन में मैदान साफ़ होगा। किनका? जो डेमोक्रेट्स हैं उनका किस तरह साफ़ होगा, ये अब उनका ख्याल है कि जो लोग हैं वो इस लेवल तक हम रायमा हमार कर देंगे कि किसी को अगला इलेक्शन चोरी करने की हिम्मत नहीं होगी, और फिर हम इमरान खान को उस लेवल पे ले आएंगे कि हम बैठ के जो है इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात और जो दीगर हैं वो कर लेंगे कि जिसमें हम किसी का जो सियासी किरदार है किसी भी इदारे का वो ख़त्म करके रख देंगे। तो ये क्या छोटी कामयाबी है? अच्छा, मैं अब इस सोच में पड़ गया कि यार ये सियासतदान किड्डे चलाक होंगे ने। तो अब ये कोई ख़बर नहीं है, ये एक असेसमेंट है। इसको ज़हन में रखें कि सियासत इम्कानात का खेल है, और हो सकता है कि वो जो सज्जी दिखा के खबी मार रही हैं वो यही हो, और वो जो हर दूसरे दिन कहते हैं हुकूमत गई, वो बेसिकली कि माहौल बिल्ड कर रहे हों कि यार कि अगला इलेक्शन उनका टारगेट हो, और उस इलेक्शन में क्या अचीव करना है, किसको कितना कमज़ोर करना है, ये इस पे काम हो रहा हो। बहरहाल वो कहते हैं कि हैं कुछ नज़र आते हैं, कुछ हैं कवाकिब, कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं बाजीगर धोखा खुला। अगर मैं सही हूँ तो ये एक शेर है जो आपकी नज़र और इस सूरत हाल, सियासी सूरत हाल की नज़र। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।